हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 21 एक्सप्लोरेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन मेरे पहले वीडियो पर प्यार दिखाने के लिए। ऐसे ही प्लीज़ प्यार दिखाते रहिए। मैं और आपके लिए मज़ेदार एक्सप्लेनेशंस लाती रहूँगी। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए लेट्स बिगिन द वीडियो। बट इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ गाइस। देखिए, जैसे पहले ही हम जानते हैं कि ये पेंडेमिक का थर्ड वेव आ चुका है, तो गाइस प्लीज़ आप सेफ़ रहिए और घर पे ही रहिए। विदाउट एनी रीजंस आप बाहर मत जाइए और अपने हाथों को रेगुलरली सैनिटाइज करते रहिए और जहाँ भी जाइए मास्क पहनते रहिए। और गाइस, अपने अगर आपके घर में अगर बच्चे हैं तो प्लीज़ उन्हें बेवजह बाहर खेलने के लिए ना भेजें। ट्यूशन्स एक्सेट्रा अभी घर पे ही कीजिए ताकि वो सुरक्षित रहे। अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो आपके साथ हम सब भी सुरक्षित रहेंगे। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे होम। तो गाइस चलिए, आज मैं जिस वीडियो के बारे में आपको बताने जा रही हूँ वो कोई वीडियो नहीं है, बट एक प्ले है जो मैं आपको मेरे ईजीएस्ट भाषा में आपको एक्सप्लेन करते जाऊँगी ताकि आपको कोई समझने में तकलीफ़ ना हो और आपको सुनने में भी मज़े आए। तो गाइस, ये जो प्ले है वो है रोमियो जूलियट, जो कि एक बहुत ही स्वीटेस्ट प्ले है और दुनिया भर में ये मशहूर है, जो कि शेक्सपियर ने लिखी थी। सो शेक्सपियर का ये एक बहुत ही फेमस प्ले है जो मैं आपको एक ईजीएस्ट वे में समझाऊंगी। तो गाइस, इसका पूरा नाम है द एक्सलेंट एंड लेमेंटेबल ट्रेजेडी ऑफ रोमियो जूलियट, जिसे अर्ली मिड 1590 के आसपास लिखा गया था और 1597 में पब्लिश किया गया था। ये एक ट्रेजिक ड्रामा है। इसके कैरेक्टर्स को मैं आपको 2 हिस्सों में डिवाइड करके समझाऊंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कैरेक्टर्स को समझने में। तो पहले आता है हमारा मॉन्टेग्यूस परिवार। मॉन्टेग्यूस परिवार में पहले है हमारा मॉन्टेग्यूस, जो कि रोमियो का पिता है और मॉन्टेग्यू फैमिली का हेड है। उसके बाद आता है लेडी मॉन्टेग्यू, जो कि रोमियो की माँ है। उसके बाद आता है बेनवोलियो, जो कि मॉन्टेग्यू का भतीजा और रोमियो का कज़िन भाई है। फिर आता है मर्क्यूशियो, जो कि बहुत ही क्लोज फ्रेंड है रोमियो का। उसके बाद हम स्विच करेंगे कैपुलेट्स के ओर। कैपुलेट्स, जो कि कैपुलेट्स की फैमिली में हेड है कैपुलेट। उसके बाद आता है लेडी कैपुलेट, जो कि जूलियट की माँ है, और कैपुलेट, जो कि जूलियट का पिता भी है। उसके बाद आता है जूलियट, जो कि 13 साल की लड़की है और हमारा इस प्ले का हीरोइन है। उसके बाद आता है नर्स, जो कि जूलियट की दाई माँ और जूलियट की बहुत क्लोज थी। उसके बाद आता है कैपुलेट का भतीजा, जिसका नाम है टाइबल्ट। सो गाइस, उसके बाद हम चलेंगे एक म्यूचुअल कैरेक्टर के ऊपर, जिसका नाम है फ्रायर लॉरेंस, जो कि सेंट फ्रांसिस संप्रदाय का एक साधु था और रोमियो और जूलियट के बहुत ही क्लोज था और आगे चल के ये बहुत ही एक अहम रोल प्ले करता है। फिर आता है प्रिंस, जो कि वेरोना सिटी के लीडर थे। उसके बाद आता है काउंट पेरिस, जो कि किंग के पैलेस में एक किंग्समैन था और बहुत ही पैसे वाला इंसान था और जूलियट से शादी करना चाहता था। सो गाइस, कहानी का स्टार्टिंग वेरोना की सिटी, जो कि इटाली में स्थित है, वहाँ से स्टार्ट होती है। उसके बाद 2 खानदानी दुश्मन मॉन्टेग्यूस और कैपुलस, एक दिन दोनों खानदानों के सर्वेंट्स का झगड़ा हो जाता है, जहाँ टाइबल्ट और बेनवोलियो रोकने आने के समय और झगड़ने लगते हैं और प्रिंस के आते ही रुक जाती है और ये वार्निंग देते हुए कहते हैं कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो दोनों खानदानों के लिए अच्छा नहीं होगा। जब बेनवोलियो घर आया तो उसे मॉन्टेग्यू और लेडी मॉन्टेग्यू ने पूछा कि बेटा, जब ये सब चल रहा था तो हमारा रोमियो कहाँ था। तो बेनवोलियो ये बताता है कि रोमियो तो आजकल खोया खोया सा रहता है, वो तो अपने ही कहीं दुनिया में खोया हुआ रहता है और पता नहीं क्या बात है। बेनवोलियो के पूछने पर रोमियो बताता है कि उसे एक रोज़ालिन नाम की लड़की से प्यार हो गया है और ये प्यार एक तरफा है। फिर बेनवोलियो उसे प्यार का वापस देने का एक तसल्ली देके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि काउंट पेरिस कैपुलेट फैमिली से जाकर जूलियट से शादी करने का एक प्रस्ताव रखता है। फिर कैपुलेट पेरिस को कहता है कि जूलियट, जो कि अभी सिर्फ 13 साल की है, उसे और कुछ वक्त रुकना पड़ेगा शादी के लिए। कैपुलेट काउंट पेरिस को रात की दावत में बुलाता है और जूलियट से मिलने को भी कहता है। फिर कैपुलेट के परिवार के नौकर मेहमानों की लिस्ट लिए हुए पूरे टाउन में घूमता है, बट प्रॉब्लम ये थी कि उस बेचारी को पढ़ना ही नहीं आता है। फिर उसी रास्ते में बेनवोलियो और रोमियो मिलता है, जहाँ वो उन्हें हेल्प के लिए रोक लेता है। जब रोमियो उस लिस्ट को पढ़ने के लिए लेता है तो वहाँ वो रोज़ालिन का नाम देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। इधर लेडी कैपुलेट और नर्स काउंट पेरिस के बारे में बहुत ही तारीफ़ करते रहते हैं जूलियट के सामने, तो जूलियट रेडी हो जाती है उससे मिलने के लिए। मतलब काउंट पेरिस ऐसा है, काउंट पेरिस वैसा है, तुम काउंट पेरिस के साथ खुश रहोगी, वो तुम्हें बहुत ही प्यार करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा होता है ना। वो कन्विंस करते हैं एक लड़के से मिलने के लिए माता पिता, और लड़की ना मानने पर उसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। ठीक वैसे ही जूलियट की भी ऐसी ही हालत हो गई थी। और फिर रात को जब दावत में बेनवोलियो, रोमियो और मर्क्यूशो वहाँ पर मास्क पहनकर आ जाते हैं और जूलियट को वहाँ देखकर रोमियो उसका नज़र ही नहीं हटा पा रहा था, जैसे कि वो सब कुछ भूल गया कि वो अभी किस काम से और किस मकसद से आया था।
जूलियट अच्छी लगने लगी उसे। अब ये टाइबल्ट जो कि जूलियट का कज़िन था, उसने रोमियो की आवाज़ को पहचान लिया और कैपुलेट से जाकर सब कह दिया। फिर कैपुलेट ने कहा कि उसे जाने दो, मैं यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा बवाल नहीं चाहता हूँ। जब रोमियो को जूलियट से प्यार हो ही गया तो पार्टी में हाथ पकड़ लिया और कुछ पोएटिक वर्ड्स में उसे बहुत सारी बातें करने लगा और जूलियट भी इसी तरह इम्प्रेस हो गई। अब इसे ये भी पता चल गया कि रोमियो को भी जूलियट से प्यार है, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि दोनों की प्रेम कहानी में उनके परिवारों की आपसी दुश्मनी भी मोड़ बहुत खतरे से लेगी। लेकिन ये सब को परवाह ना करते हुए दोनों को प्यार हो ही जाता है। उसके बाद पार्टी ख़त्म होने के बाद रोमियो अपने दोनों दोस्तों को लेकर जूलियट के घर के बाहर चला जाता है और एक दीवार पर चढ़ जाता है और जूलियट के साथ बहुत सारा प्यार भरा वक्त गुजारता है। रोमियो फिर अपने दोस्त फ्रायर लॉरेंस के पास जाता है और अपने और जूलियट की शादी करवा देने के बारे में भी पूछता है। भले ही फ्रायर लॉरेंस को थोड़ी सी हैरानी होती है कि कुछ समय पहले ये रोमियो जो किसी और के लिए पागल था, अब ये जूलियट से शादी करना चाहता है। मतलब अजीब बात है। फिर भी वो शादी करने के लिए मान जाता है, शादी करवा देने के लिए मान जाता है, क्योंकि फ्रायर लॉरेंस को ये लगता था कि अगर ऐसा हो जाता है तो शायद इन दोनों की फैमिली की आपसी दुश्मनी भी ख़त्म हो जाएगी। अब रोमियो के दोनों दोस्त आकर रोमियो से ये कहते हैं कि टाइबल्ट जो कि जूलियट का कज़िन भाई था, रोमियो को लड़ाई के लिए चैलेंज कर रहा है, लेकिन रोमियो लड़ना नहीं चाहता था क्योंकि वो जूलियट का भाई था। अब रोमियो नर्स से जाकर कहता है कि जूलियट को इस जगह पर भेज देना और हम दोनों शादी कर लेंगे। अब रोमियो के कहे अनुसार जूलियट वहां पहुंच गई और फ्रायर लॉरेंस और टाइबल्ट ने रोमियो को ढूंढ लिया और इससे लड़ने लगा। बट रोमियो इससे लड़ना नहीं चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि टाइबल्ट जूलियट का कज़िन था और इससे लड़ना ठीक नहीं होगा। अब जब रोमियो इसके साथ फाइट नहीं किया तो ये मर्कुशियो टाइबल्ट से लड़ पड़ा। रोमियो ने मर्कुशियो टाइबल्ट को रोकने की बहुत कोशिश की, बट सब कुछ वेन में था। तो क्या हुआ, ये टाइबल्ट उसे तलवार से घायल कर दिया और वहाँ से भाग गया। अब रोमियो ने गुस्से में टाइबल्ट को ही मार दिया और वहाँ से भाग गया। अब इसके बाद उस जगह पर प्रिंस आया और बेनवोलियो ने सब बता दिया कि कैसे रोमियो को गुस्सा आया और उसके टाइबल्ट का खून कर दिया। अब पनिशमेंट के तौर पर रोमियो को वेरोना सिटी से बहिष्कार कर दिया गया है और वहाँ जूलियट रोमियो का इंतज़ार बेसब्री से कर रही थी। और तभी नर्स आकर जूलियट से ये कहती है कि रोमियो ने टाइबल्ट का मर्डर कर दिया और प्रिंस ने उसे वेरोना सिटी से बाहर निकाल दिया। पर फिर भी जूलियट को अभी भी रोमियो पर विश्वास था कि रोमियो ऐसा कुछ इसलिए किया होगा क्योंकि यहाँ टाइबल्ट का ही गलती था। रोमियो ने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ गुस्से में आकर ऐसा कुछ किया होगा। अब जूलियट नर्स से ये कहती है कि रोमियो के पास जाओ और उसे कहो कि मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। अब वो प्रिस्ट रोमियो से कहता है कि रोमियो तुम्हारे इस काम की वजह से तुम्हें वेरोना सिटी से बाहर निकाल दिया गया है। तब रोमियो बड़ा परेशान हो जाता है और बहुत दुखी भी हो जाता है। वो खुद को मारने की कोशिश करता है और तभी जूलियट की नर्स वहाँ आ जाती है और जूलियट तुम्हारा इंतज़ार कर रही है ऐसे बोलती है। अब फ्रायर लॉरेंस भी रोमियो से कहता है कि तुम परेशान मत होना और कुछ ऐसा वैसा मत करना और कल सुबह तक का इंतज़ार करो और मुझे मांटुआ में मिलना और मेरे मैसेज का इंतज़ार करना। वहीं जूलियट के परिवार वालों ने जूलियट की शादी काउंट पेरिस से 3 दिन के अंदर करवा देने की डिसीजन ले ली। लेडी कैपुलेट ने जूलियट से जोर देते हुए कहा कि तुम्हें काउंट पेरिस से शादी करनी ही होगी। तब जूलियट ने जब इसका विरोध किया तो बेचारी को बहुत धमकियाँ मिली। ये तो होना ही था। जूलियट के पास कोई भी विकल्प नहीं था तो उसने फ्रायर लॉरेंस के पास जाना ही ठीक समझा। अब फ्रायर लॉरेंस का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो दोनों प्यार करने वालों को मदद करे। अब उसने जूलियट को एक शीशी में ड्रग देते हुए कहा कि तुम इसे शादी से पहले एक रात खा लेना और तुम्हें 42 घंटे तक मतलब 42 आवर्स तक तुम मर चुकी हो ऐसा लगेगा और इसके बाद तुम्हारी फैमिली तुम्हें यहाँ दफनाने के लिए आएगी और जब तुम्हें होश आएगा मैं तुम्हें रोमियो के पास ले जाऊँगा। जूलियट ने भी फ्रायर लॉरेंस की इस बात को मान लिया और वापस घर चली गई और अपना काम के लिए अपने माँ और पिता से माफ़ी मांग लेती है और उसके परिवार वाले भी बहुत खुश हो गए और उसके इस बिहेवियर से और डिसीजन लेते हुए कहा कि वो जूलियट की शादी कल ही काउंट पेरिस से करवा देंगे। ये सब सुनते ही वो फ्रायर लॉरेंस के प्लान के बारे में सोचकर बहुत ही कंफ्यूज हो गई थी और उसे वो ड्रग ले लेना चाहिए, वो ऐसा ठीक समझती है। बहुत सोचने के बाद जूलियट ने वो ड्रग ले ही लिया और उसके फैमिली वालों ने उसे मरा हुआ पाकर बहुत ही दुख हो गए। सब बहुत ही दुखी हो जाते हैं कि जूलियट के इस काम से उन्हें बहुत ही
दिल में चोट लगती है। तब फ्रायर लॉरेंस वहाँ पर आते हैं और कैपुलेट्स को दिलासा देते हुए कहते हैं कि जो होना था वो तो हो गया, अब आप जूलियट की शांति के लिए उसका ये बरियल सेरेमनी एक अच्छे तरह से निभाए। वो लोग जूलियट के बरियल सेरेमनी के लिए तैयार होकर उसे दफनाने के लिए जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ माउंट टुआ में रोमियो का एक नौकर उसे आकर ये सब बता देता है कि जूलियट की कैसे मौत हो गई। अब रोमियो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो पास के ही एक फार्मेसी से उसके लिए जहर लेता है कि वो ये खाकर मर जाएगा, पर ऐसा करना गुनाह था। खैर, उसे क्या पता था कि वो बस एक फेक न्यूज़ था और ये सब एक प्री प्लानिंग है। तो फ्रायर लॉरेंस ने क्या किया, फ्रायर जॉन नाम का एक पुजारी था, उसे लॉरेंस ने कहा कि तुम जाओ और ये सब प्लानिंग के बारे में रोमियो को बता दो। बट फ्रायर जॉन ये सब करने के लिए मना कर देता है और वो ये कहता है कि अगर ये सब वेरोना वासियों को पता चल गया तो वो मुझे मेरी समाज से निकाल देंगे। बट फ्रायर लॉरेंस ने उससे कहा कि तुम ये न्यूज़ देकर आओ, वरना जूलियट और रोमियो को ना देखकर वो दोनों बहुत ही दुखी हो जाएंगे। अब काउंट पेरिस जो था वो जूलियट के ग्रेव के सामने आकर फ्लावर्स रखता है और बहुत ही दुखी होता है। उसी टाइम वहाँ रोमियो भी आ जाता है, ये सोचकर कि वो आखिरी बार के लिए जूलियट को देखेगा और उसके बाद जहर पीकर वो भी वहीं मर जाएगा। रोमियो को वहाँ आता देख काउंट पेरिस ने अपने आप को छुपा लिया और जब रोमियो जूलियट से लास्ट बार के लिए मिलने आता है और वो जब उसके कब्र के पास आया तो मौका देकर रोमियो पर हमला कर देता है ये काउंट पेरिस। फिर उसके बाद रोमियो ने उससे कहा कि देखो भाई, मेरी तुम्हारे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, तो तुम बिना वजह मेरे साथ क्यों उलझ रहे हो। बट वो भैया कहाँ मानने वाले थे। उसके बाद रोमियो को भी बहुत गुस्सा आ गया और उसने काउंट पेरिस पर अपना हाथ उठा दिया। ये करते हुए उन दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है, क्या करता वो बेवजह जो झगड़ गया। फिर उसके बाद आखिरी बार के लिए रोमियो ने जूलियट को देखा और वो उसे किस किया और जहर पीकर मर गया। जब जूलियट को होश आया तो रोमियो को मरा हुआ पाकर खुद को भी संभाल नहीं सकी और वो भी खुद वही एक सामने पड़े हुए चाकू से खुद को मार देती है। उन लोगों के डेथ के बाद क्या हुआ, वहाँ बहुत सारी भीड़ जम जाती है और वहाँ प्रिंस भी आ जाते हैं। उसके बाद फ्रायर लॉरेंस ये सब बात खुलकर प्रिंस को बता देते हैं कि क्या हुआ था और कैसे इन दोनों की खानदानी दुश्मन की वजह से ये दोनों बेचारे को अपने जान गंवा देनी पड़ी। प्रिंस ने ये सब सुनकर उन दोनों परिवारों को सज़ा के हकदार कहा और उन दोनों के परिवारों को एक अपनी गलतियों का कबूल कर लेने के लिए कहा। और अंत में रोमियो और जूलियट की एक गोल्डन मूर्ति बनवाई गई थी वहाँ, और ये इसलिए बनवाई गई ताकि आने वाले जनरेशन्स को पता चले उन दोनों के बारे में। देखिए गाइस, तो प्यार करने वालों की कोई गलती नहीं होती है यहाँ पर। यहाँ हमें ये समझ में आता है कि इन दोनों के फैमिली के आपसी दुश्मनी की वजह से और जूलियट के माता पिता के एक फोर्स के वजह से आज उन दोनों को अपनी जान गंवा देनी पड़ी। तो गाइस, हम इस प्ले से हमें एक ही सीख मिलती है कि शायद हमें एक बार अपने माँ और पापा से ये सब के बारे में बताना चाहिए या इसे डिस्कस करना चाहिए। अगर हम एक बार उनसे कन्विंस नहीं हो पाते हैं तो हमें उन्हें बार बार कन्विंस करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। अगर प्यार हो गया ही है सही इंसान से तो हमें उस सही इंसान और दोनों ऑपोजिट के प्यार करने वालों को मिलकर कन्विंस करवा देने चाहिए कि वो प्यार करने वाले कभी गलतियों के हकदार नहीं होते हैं या सज़ा के हकदार नहीं होते, बल्कि वो प्यार करने वालों को मिलने का एक मौका देना चाहिए। अगर आप सही इंसान से प्यार कर रहे हैं तो वो गलती नहीं है, बट अगर आप जानबूझ के एक गलत इंसान से प्यार करें तो प्लीज़ आप उनसे थोड़ा हट आइए, ताकि आपको इन फ्यूचर कभी प्रॉब्लम ना हो और आपके माता पिता शायद इस पर उंगली ना उठा पाए। सो थैंक यू सो मच गाइस। मैं नेक्स्ट वीडियो पर कुछ और लाने की कोशिश करूँगी और ऐसे ही कुछ इंग्लिश के कुछ आपके सामने लिटरेचर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो टिल देन, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।